वेलकम बैक। देखिए हम लोग यहाँ से मैग्नेटिज्म को लेके कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं, बियॉट-सैभार्ट्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, ये सब हम लोग कवर करेंगे। तो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आपको आता रहता है, तो आप इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। और देखो एक बार आप इसको समझ जाओगे, डायरेक्शन वगैरह कैसे यूज़ करना है वो सब समझ जाओगे, तो आपके लिए इसका न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये पूरा बुकलेट आपको मिल जाएगा, इसके लिए आपको वरीड नहीं होना है, बुकलेट मैंने आपको कोर्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो जैसा कि हम लोग जानते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में कि सबसे पहले ऑस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट से ये दिखाया था कि करंट के फ्लो की वजह से क्या होता है, उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मतलब जिस तरीके से एक मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है उसके इर्द गिर्द, उसी तरीके से एक कंडक्टर में करंट फ्लो होने की वजह से भी उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड देखा जाता है, ठीक है। इसको उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक वायर ए बी लिया गया था पैरेलल टू ए मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। तो एक नीडल को रखा गया पैरेलल में और उसके पैरेलल में एक वायर रखे हैं ए से बी तक, जैसा देख रहे हैं, ठीक है। अब इस वायर को हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं जिसमें कि बैटरी और जो है इसमें की लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि जब मेरा की जो है वो ओपन रहता है, यहाँ पे ओपन है, ठीक है, यहाँ पे की प्रेस किया हुआ नहीं है, तो इसमें कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है, तो डिफ्लेक्शन भी आपको जीरो दिखता है। जैसे ही की को प्रेस करते हैं, क्लोज करते हैं सर्किट को, ठीक है, तो क्या होता है, तो करंट फ्लो कर रहा है, दिख रहे हो इस डायरेक्शन में। तो उसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल में जो नीडल है उसमें एक डिफ्लेक्शन शो होता है, जैसा कि आप दिख रहे हैं, ठीक है ना। पहले ऐसे था, अब ये डिफ्लेक्ट करके ऐसे हो गया। अब जब इस करंट के डायरेक्शन को उल्टा कर दिया जाता है, यानी बी टू ए जब हम फ्लो करते हैं बैटरी के टर्मिनल को पलट करके, ठीक है, तो जो डिफ्लेक्शन है उसका डायरेक्शन भी उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि जो वायर है, जैसे ही उसमें करंट शुरू हुआ तो उसमें क्या हो गया, उसमें उसके आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो अभी भी इसको एक बार रिकॉल कर लिया हम लोगों ने कि जब भी करंट होगा कंडक्टर में, जब भी करंट फ्लो करेगा तो उसकी वजह से उसके आसपास में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि कोई करंट है ना, तो कोई करंट है, मान लेते हैं छोटा सा करंट ले लेते हैं डी एल लेंथ का या डेल्टा एल लेंथ का, ठीक है। तो ये जो करंट है इसमें डेल्टा एल लेंथ का, तो ये छोटा सा करंट की वजह से इसके नियर बाय किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को बताने के लिए जो बियॉट है उन्होंने काफ़ी अच्छा एक लॉ दिया है। तो जिस तरीके से याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैट में कूलॉम्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, दो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन को दिखाने के लिए। तो उसी तरह से किसी भी करंट एलिमेंट की वजह से उसके नियर बाय पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको बताने के लिए बियॉट-सैभार्ट्स लॉ का यूज किया जाता है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट बियॉट-सैभार्ट्स लॉ। ओके, इसको देख लेते हैं कि बियॉट-सैभार्ट्स लॉ क्या है। तो इन्होंने सिंपली ना एक करंट एलिमेंट की वजह से उसके नियर बाय पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो बताया है, ठीक है। तो क्या बताते हैं ये, तो इनका देखिए यहाँ पे है कि सपोज कीजिए कि कोई करंट है आई इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर एंड देयर इज ए स्मॉल करंट एलिमेंट ए बी, ठीक है। तो करंट एलिमेंट देखो ए बी लिया गया, जैसा आप फिगर में देख सकते हो, ठीक है। ये छोटा सा करंट एलिमेंट लिया गया है, आप देख सकते हैं ए बी, ठीक है, ये ए है, देख रहे हैं ये बी। अब एक छोटा सा एलिमेंट लिया गया है, यहाँ पे ए बी, ए है और ये बी है, ठीक है जी। तो ये जो ए बी है, तो हम लोग सपोज कर लिए कि इसमें करंट आई है, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए ऐसे दिखाया गया है कि इसमें क्या है, इसमें करंट आई है, जैसा कि आप दिख रहे हैं, ठीक है। करंट आई है इस करंट एलिमेंट में, और इस ए बी का जो लेंथ है, मतलब कितना लेंथ का है, तो ये है डेल्टा एल लेंथ का, यानी बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। तो बिल्कुल अगर छोटा पीस है वायर का और उसमें करंट आई है, तो उसके वजह से उसके नियर बाय पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने एक करंट आई को फ्लो किया है एक कंडक्टर में, ठीक है, और वहां पे एक बिल्कुल स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं ए बी ऑफ लेंथ डेल्टा एल, ठीक है, जिसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ डेल्टा एल है। तो डेल्टा एल देखो वेक्टर में लिखा हुआ है, क्योंकि इसका अपना एक डायरेक्शन होगा, हो सकता है ये अलोंग एक्स एक्सिस रखा रहे या अलोंग वाई एक्सिस रखा रहे या किसी आर्बिट्रेरली किसी कर्व के अलोंग रखा रहे, ठीक है। तो इसका एक लेंथ होगा, सो इसमें डेल्टा एल वेक्टर लगाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू बियॉट-सैभार्ट्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड, अभी देखो अभी एक छोटा सा करंट एलिमेंट है ना,
तो छोटा सा करंट एलिमेंट है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी बिल्कुल छोटा होगा। तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, डेल्टा बी से। ठीक है, याद रखिएगा बी से हम लोग डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और डेल्टा बी से कर रहे हैं यानी कि छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बायोट-सावर्ट्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो डेल्टा बी होगा प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट एट ए पॉइंट पी डिस्टेंट आर फ्रॉम द एलिमेंट। ठीक है, तो अब यहां से जो है इस करंट एलिमेंट से, जो करंट एलिमेंट है इस करंट एलिमेंट से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी। ठीक है, डिस्टेंस क्या है आर, और जो डेल्टा एल है उससे थीटा एंगल बना रहा है। मतलब मान लो अगर ये डेल्टा एल का डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब लेंथ इस तरफ से है, तो ये पॉइंट पी पर कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको क्या क्या याद रखनी है, एक लेंथ डेल्टा एल है, डेल्टा एल का जो डायरेक्शन है उससे ये जो रेडियल डायरेक्शन है जिस पर पॉइंट है वो थीटा एंगल बना रहा है। तो अब इस केस में जो डेल्टा बी, इस पॉइंट बी पर जो डेल्टा बी होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द एलिमेंट। ठीक है, यानी जो डेल्टा बी का वैल्यू होगा वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा। नंबर 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एलिमेंट, यानी जो लेंथ होगा, ठीक है, करंट एलिमेंट का डेल्टा एल उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग करंट एलिमेंट टू द पॉइंट पी। ठीक है, तो इसके भी प्रोपोर्शनल होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द पॉइंट पी, और जो डिस्टेंस है आर उसके क्या होगा, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो सिर्फ 4 चीजें हैं, बिल्कुल याद रखना है आपको। क्या क्या, कि जो डेल्टा बी है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, जैसा कि नंबर 1 देखे हम लोग। ठीक है, तो थ्योरी तो अभी आपको लिखना नहीं है, आपको समझना है। तो जो लेंथ, सॉरी पहले आई था ना, सबसे पहले तो आई से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये कि जो आपका डेल्टा बी होगा वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो जाहिर सी बात है जितना करंट होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, करंट के प्रोपोर्शनल होगा। नंबर 2 कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेंथ के भी प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जितना लंबा तार लेंगे उतना उसकी वजह से उतना ही बड़ा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नंबर 3 ये है कि जो डेल्टा बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वो होगा आपका साइन थीटा के, साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जहाँ थीटा ये एंगल है, इसका मतलब है कि थीटा पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कि किस एंगल से आप निकाल रहे हो। ठीक है, अगर आप परपेंडिकुलर निकालोगे, परपेंडिकुलर मतलब जहाँ पे थीटा कितना होता है 90 होता है, तो साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम होता है 1, तो वहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, ये सारी बात ये बता रहे हैं। और नंबर 4 क्या, नंबर 4 ये कि जो डेल्टा बी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होगा, यानी जो डिस्टेंस आर है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो बिल्कुल सही, क्योंकि जितना दूर होते जाएंगे एलिमेंट, जो मेरा करंट एलिमेंट है उससे जितना दूर होते जाएंगे फील्ड उतना ही कमजोर होगा, और जितना नजदीक होते जाएंगे तो उतना ही फील्ड स्ट्रांग होगा। तो डिस्टेंस के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता ही है, बट यहाँ पे स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये चारों बात को देख लीजिए, और इन चारों बातों को अब एक साथ मिला के रख देंगे। ठीक है, मिला के रख देंगे तो क्या आ जाएगा, तो मेरा जो डेल्टा भी है उसका वैल्यू आ जाएगा आई, ठीक है, डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो प्रोपोर्शनल था उसको ऊपर में लिख दिए, आई के प्रोपोर्शनल था, डेल्टा एल के प्रोपोर्शनल था, और साइन थीटा के प्रोपोर्शनल था, ये ऊपर आ गया, और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था वो तो वो नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रोपोर्शनल का सीन है। ठीक है, ये चीज आ गया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कॉन्स्टेंट लगाया जाता है, उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है, तो बच जाएगा आपका आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू उस पॉइंट पे जो आर डिस्टेंस पर था, कहाँ से, करंट एलिमेंट से। ठीक है, और याद रखिएगा जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैट में, हाँ अच्छा, हम लोग ना जब पढ़ेंगे तो याद रखने का तरीका भी आसान है कि आप बहुत सारी बातों को इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, यहाँ पे आपका हो गया मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता था, वहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था कूलॉम्स लॉ में वो था के का वैल्यू क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ जैसे वहाँ पे आप एक लिए थे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वैसे ही यहाँ पे भी आपको लेना है। वो क्या है, वो है आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है, तो इस वैल्यू को आपको याद रखना है। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई लगा दिया गया, तो ये आ गया। तो फाइनली जो डीबी का वैल्यू है वो मेरा ये है, मतलब
अब डेल्टा बी जरूरी नहीं है कि डेल्टा बी ही लिखा जाए, आप इसको सिंपली डीबी भी लिख सकते हैं, ठीक है। डीबी का मतलब भी क्या होता है, एलिमेंट्री वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डीबी आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे डेल्टा एल की जगह पे डीएल लगा देंगे, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, किसी भी फॉर्म में आपको याद रखना है, बट आपको याद रखना है कि भाई जो करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इतना होता है, ठीक है। अब इसमें जो टर्म्स है वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसी को देखो बोलते हैं, ये जो इक्वेशन आया ना, यही कहा जाता है बायोट सभार्ट्स लॉ। मतलब बायोट सभार्ट्स के अकॉर्डिंग किसी भी करंट एलिमेंट की वजह से उसके नियर बाई पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा, दिस इज बायोट सभार्ट्स लॉ, ठीक है। यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। म्यू नॉट क्या है, तो ये कहलाता है परमेबिलिटी इन वैक्यूम, ठीक है, और एयर कह सकते हो। एसआई सिस्टम में इस म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। वेबर पर एम्पियर मीटर, तो आप निकाल सकते हो यहाँ से म्यू नॉट का, क्योंकि सबका आपको पता रहता है यूनिट, तो आपको इसका भी निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा 10⁻⁻7, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वेबर पर एम्पियर मीटर, ठीक है। और देखिए इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इसका यूनिट वेबर पर एम्पियर मीटर कैसे आता है, ठीक है। देखो, तो तरीका ये है कि यहाँ से अगर मैं चाहूँ ना तो मैं निकाल सकता हूँ, जैसे मैं म्यू नॉट को यहाँ से अलग कर लेता हूँ, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हम लोग म्यू नॉट को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डीबी, ठीक है, साथ में हो जाएगा हमारा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, साथ में हो जाएगा हमारा आई डी एल और साइन थीटा। अच्छा, म्यू नॉट को अलग ही किए थे ना, म्यू नॉट को अलग हटा दीजिए, तो बचेगा क्या, बचेगा आई डी एल साइन थीटा, ठीक है। तो अगर आपको जिसका भी यूनिट आपको निकालना है उसको आप अलग कर लीजिए, या फंडा पहले से जानते हैं। अब देखो, अगर हम यूनिट का बात करें तो यूनिट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो म्यू नॉट का यूनिट क्या हो जाएगा, तो डीबी यहाँ पे है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, वो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, याद रखिएगा। ये लोग अभी नीचे देखेंगे, इसका वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, या क्या होता है, या होता है न्यूटन, ठीक है, पर एम्पियर मीटर होता है। तो ये हम सारा कुछ देखेंगे अभी, ठीक है, आसानी से निकाल सकते हो आप कुछ भी। तो आपको लेकिन यूनिट सारा याद होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू याद रखेंगे तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है इसका एसआई यूनिट, ठीक है, या तो होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो चलो इसका यूज करते हैं ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का यूज करेंगे तो हो जाएगा वेबर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई ये कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं होगा, कोई यूनिट नहीं होगा। आर स्क्वायर लेंथ है, इसका हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है। नीचे में क्या है, नीचे में करंट है, एम्पियर बचेगा, करंट आई का एम्पियर होता है, और डीएल का हो जाएगा मीटर लेंथ। और साइन थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, तो बच रहा है हमारा वेबर पर एम्पियर मीटर बच रहा है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम, ठीक है। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये सब चीजें जो है ना इंपॉर्टेंट चीजें पूछ देता है आपसे, तो आपको याद रखना है क्या है, वेबर पर एम्पियर मीटर होता है। अब बहुत ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रहेगा, बहुत जल्दी आपसे निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलो ये आपको सारा कुछ याद रखना है, कुछ हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ज्यादा क्लैरिटी आएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे एक ये कि करंट एलिमेंट कौन था, तो करंट एलिमेंट से मतलब होता है आई इंटू डेल्टा एल। इसको हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट, कि उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है और लेंथ कितना लिए है, ठीक है। तो अगर करंट आई है और लेंथ डेल्टा एल लिए हैं तो आईडीएल को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक और नोट है कि मीडियम जो है अगर वैक्यूम होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं म्यू नोट, यानी मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम। और अगर कोई अदर मीडियम होगा तो वहाँ पे आप म्यू से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो फिर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये निकालने का 2-3 तरीका है, तो इसको मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपने ये तो देख लिया कि कोई करंट एलिमेंट है, ठीक है, आईडीएल या आई डेल्टा एल, तो इसकी वजह से किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम देख लिए कि वैल्यू ये होगा, बट इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन देखिए, इस डायरेक्शन निकालने का 2 तरीका है, एक है राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, और दूसरा है आपका मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल, ठीक है। लेकिन जो इजी है उस पर हम लोग बात करेंगे, ऐसे दोनों ही इजी है, मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे थ्योरी तो लिखा हुआ है, बट देखो ये राइट हैंड पाम रूल काफी इजी है।
ठीक है। राइट हैंड पाम रूल बहुत सिंपल है। क्या बोलता है, जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा यहाँ पे, आप फिगर को यहाँ पे अच्छे से देखो, ठीक है। करना क्या है, हमको अपने राइट हैंड को, ठीक है, आप अपना राइट हैंड लेना, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। हो सकता है कि वीडियो में मैं आपको दिखाऊं तो आपको उल्टा दिखे, क्योंकि यहाँ पे वो मिरर वाला रूल लगता है, बट यहाँ पे आप समझिएगा ये मेरा क्या है, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। तो राइट हैंड को आपको क्या करना है, आपको ऐसे रखना है, जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको इसको ऐसे रखना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, राइट हैंड को ऐसे रखा है, ठीक है, ओके। कि जो इसका अंगूठा है, जो थंब है, वो अलोंग द करंट हो। देखिए करंट इधर फॉलो हो रहा है, आप देख रहे हैं करंट इधर हमारा इधर फॉलो हो रहा है, मेरा अंगूठा भी उसी तरफ है, ठीक है। जब आप ऐसे रखेंगे तो ऐसे केस में आपके पाम पे जो परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन, ठीक है, जैसे यहाँ पे इस केस में क्या है, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है ना, ये पेज के ऊपर आ रहा है। मतलब ये अगर मैं मान लूँ ये मेरा पेपर है, तो मेरा हाथ पेपर के अलोंग है, जिसमें अंगूठा आई की तरफ है, ठीक है। तो जो बी है ना, वो क्या है, वो बाहर निकल रहा है। मैं कह सकता हूँ कि स्क्रीन से बाहर निकल रहा है सीधा। अगर ये स्क्रीन पे मान लो मेरा हाथ रखा हुआ है, तो स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, यानी परपेंडिकुलर टू द पाम है, ठीक है। जैसे मतलब ये हुआ कि अगर आप इस तरीके से रखे हुए हो ना, तो यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर है इस तरीके से है ये, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर है इस तरीके से है, यानी इसके परपेंडिकुलर, ओके, ऐसा। तो आपको कुछ करना नहीं है, राइट हैंड आप बस करंट की तरफ आप ऐसे रख देना, जहाँ पे आपका अंगूठा क्या होगा, वो करंट को बता रहा होगा, और डेफिनेटली क्या होगा, इस पे जो परपेंडिकुलर आएगा वो आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे यही चीज बता रहा है। तो इसके थ्रू ही अगर आप देखोगे तो मान लो कि कोई मेरा करंट एलिमेंट इधर है ऐसे, ठीक है, कोई करंट एलिमेंट ऐसे है, तो आप इस पे जब हाथ रखिएगा, राइट हैंड रखना याद रखिएगा, ठीक है। अभी हम राइट हैंड रखेंगे अगर, तो हम देखो हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, जो डायरेक्शन चूंकि ऊपर की तरफ है, तो हम इसको ऐसे रखेंगे। तो अभी जब आपका आएगा तो इस पर जो परपेंडिकुलर पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर पड़ेगा आपको ऐसे सामने की तरफ, ठीक है, यानी आपका स्क्रीन से बाहर निकलता हो, आप देख सकते हो करके, आप ऐसे करोगे ना, जो परपेंडिकुलर आएगा आपका वो ऐसे आएगा, ठीक है, यानी स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ सीधा, ठीक है। तो स्क्रीन तो याद रखिएगा, जैसे मैं स्क्रीन पे बात कर रहा हूँ या कह लो कि कॉपी पे बात कर रहा हूँ, तो दो मैग्नेटिक फील्ड फेमस होगा, ठीक है। एक होगा मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर आता हुआ स्क्रीन के बाहर, तो ये हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। ये क्या होगा, ये आउट ऑफ स्क्रीन, ठीक है, आउट टू स्क्रीन, ये आपका स्क्रीन से बाहर आ रहा है, ठीक है। ये हम लोग इसको बोलते हैं क्या, के प्लेन के ऊपर है। और एक होगा हमारा प्लेन के अंदर, इनटू द प्लेन, ये इसको हम लोग अप टू द प्लेन भी बोल सकते हैं, अप टू प्लेन, ठीक है। सिंपल डॉट आप क्रॉस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा इनटू प्लेन हो जाएगा, यानी प्लेन के भीतर, यानी स्क्रीन के अंदर जाता हुआ, ठीक है। इनटू द स्क्रीन भी कह सकते हो, इनटू स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे जो सिचुएशन है, जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका आउट टू स्क्रीन आ रहा है, ये आपको समझना है, ठीक है जी। मैं दूसरे लॉ की बात करूं तो देखो दूसरा लॉ हमारा यहाँ पे है, उसमें क्या करना होता है, वो है हमारा मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल। तो दोनों में आप राइट हैंड ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड में इसमें क्या है ना, इसमें जो करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, उसको आपको हाथ में बांध के रखना है, ऐसे मुट्ठा बांध करके, ठीक है, ओके। तो अगर हम ऐसे, जैसे मान लो कि करंट का डायरेक्शन ये है, तो मैं इसको ऐसे बांध दूंगा कि मेरा अंगूठा करंट की तरफ रहेगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ऐसे बांध लीजिएगा, अच्छा ऐसे बांध लीजिएगा। अब आप देखिए कि आपका हाथ कैसे मुड़ा हुआ है, जैसे आपका हाथ मुड़ा हुआ है ना, तो वैसे ही आपको कर्ल बनाना है, ठीक है, करंट के अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो बना हुआ है, क्योंकि हाथ इसका कैसे मुड़ा हुआ है, देखोगे आप यहाँ पे इसका हाथ मुड़ा हुआ है ऐसे, फिंगर ऐसे मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो भी करंट के अराउंड हम सर्कल बनाएंगे, उसमें डायरेक्शन कैसे लेंगे, वैसे ही लेंगे, सेम टू सेम, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कुछ मत करना, जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो वहाँ पे एक टेंजेंट डाल दो, तो टेंजेंट का डायरेक्शन क्या आएगा, जिस तरफ आएगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। आपको इस पॉइंट पे चाहिए, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसा आएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वही बताएगा। इस पॉइंट पे कैसा होगा, तो इस पॉइंट पे अंदर चला जाएगा इनटू द प्लेन, ठीक है। तो अंदर चला जाएगा, तो अंदर वाले को आपको ऐसे दिखा देना है, ठीक है। इस पॉइंट पे कैसे होगा, तो इस पॉइंट पे चूंकि ऐसे बह रहा है तो बाहर चला आएगा, तो आपको ये दिखाना है। तो देखो चूंकि अंदर और बाहर दिखाना कि कॉपी के अंदर जा रहा है या स्क्रीन के अंदर जा रहा है या स्क्रीन के बाहर आ रहा है, वो आप कैसे दिखाइएगा। बाकी जगह तो आप दिखा सकते हैं कि ठीक है इधर है या इधर है, ये आप दिखा सकते हो, ठीक है। ऊपर है या नीचे, ये आप दिखा सकते हो, बट प्लेन के ऊपर आ रहा है वो कहाँ से दिखाएंगे, तो वो दिखाना संभव नहीं होता है, इसलिए हम उसको ऐसे दिखाएंगे कि ये प्लेन के ऊपर आ रहा है, आउट टू स्क्रीन या अप टू प्लेन, ठीक है। और अगर प्लेन के अंदर जा रहा है तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे कि ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, स्क्रीन के अंदर जा रहा है। बात समझ में आ गई। इसके लिए कुछ सिंबल है जो यूज किया जाता है, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो यही बात देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हम लोग
जो है ना इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे कि जो मेरा डायरेक्शन है वो क्या जा रहा है, वो प्लेन के या स्क्रीन के अंदर जा रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो ये डॉट वाला इस्तेमाल है उसका क्या करेंगे जब वो आउटसाइड आएगा यानी बाहर की तरफ निकलेगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों बातें आपकी लिखी हुई है। अब देखिए यहाँ पे अगेन आपका यूनिट और डायमेंशन के बारे में लिखा हुआ है, तो इसको एक बार रिकॉल कर लो। क्या है देखिए, इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है यानी कि बी का, वो क्या होता है, यूनिट ऑफ बी वो क्या होता है, वो आपका होता है या तो टेस्ला, ठीक है जी, या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और या तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। ये तीनों देखो आप समझ सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है इसको समझना, ठीक है। चूंकि ये तीनों कैसे कैसे आता है, तो तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जैसे एक तो टेस्ला जो है वो इसका होता ही है ऐसा यूनिट, ठीक है। वेबर पर मीटर कैसे कैसे होता है, तो देखिए जो फ्लक्स होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स वो क्या होता है, वो होता है बी डॉट डी एस होता है, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। किसी भी मान लो कोई क्लोज्ड एरिया है, ठीक है, तो उससे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा, तो वहाँ से निकलेगा बी डॉट डी एस, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिएगा तो बी का क्या हो जाएगा, तो अगर हम बी का देखेंगे तो बी का हो जाएगा फाई बाई डी एस, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, बी का वैल्यू। तो फाई आपका जो है मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ही क्या होता है, इसका ही वेबर होता है, ठीक है। और डी एस यानी एरिया इसका क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर से यहाँ से आ गया। और ये कहता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो ये कैसे होता है, वो कैसे, तो देखो हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, जैसे मान लीजिए लेंथ एल है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, आई एल क्रॉस बी होता है, यानी क्या होता है, यानी आपका होता है आई एल बी साइन थीटा, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स यानी फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। आई आपका एम्पियर है, एल लेंथ है तो लेंथ का मीटर होगा, ठीक है। और बच गया आपका मैग्नेटिक फील्ड बी, क्योंकि साइन थीटा आपका क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये आपको यूनिट होगा नहीं, तो यहाँ से आपको बी का मिल जाएगा। बी क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है जी। तो मैग्नेटिक फील्ड में न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी आपको याद रहेगा, कोई चीज़ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सब आप सिस्टमेटिकली पढ़ोगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ठीक है, सबके डायरेक्शन याद रखोगे तो कुछ भी आपको विद इन द सेकेंड निकल जाता है एग्जाम में। और पढ़ने का देखो यही तरीका है, ठीक है। यहाँ पे टेस्ला और गाउस में क्या रिलेशन है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। हालांकि काफ़ी सिस्टम है, सिंपल है कि जो 1 गाउस है ना, 1 गाउस, ठीक है, वो इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है, ठीक है। क्लियर है जी, सारी बातें समझ में आ गई। तो बी का यूनिट क्या क्या हो गया, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे यही सारी बातें आपकी लिखी हुई है, ठीक है। चलो अब देखो, अगर आपको इसका निकालना पड़ जाए डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशन निकालना पड़े तो वो भी काफ़ी सिंपल है। जैसे बी का ये फार्मूला यूज़ कर लीजिए, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर का यूज़ करेंगे तो न्यूटन का क्या होता है, MLT-2, ठीक है। यहाँ पे अगर हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो सबसे पहले ऊपर न्यूटन है, न्यूटन यानी फोर्स का क्या होता है, MLT-2, ठीक है, डिवाइडेड बाई, फिर है आपका एम्पियर, तो एम्पियर यानी एम्पियर का ए होता है, ठीक है। फिर है मीटर, मीटर का क्या हो जाएगा, एल, यहाँ से एल आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जा रहा है, MT-2 और ए का पावर -1, ये हमारा हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी। इसके बाद निकालेंगे हम लोग डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका कई तरीका है। जैसे म्यू नॉट को हम लोग लिख सकते हैं क्या, म्यू नॉट होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा न्यूटन का MLT-2 एम्पियर स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ठीक है। या तो आप जो पढ़े थे, अभी क्या पढ़े थे हम लोग पढ़े थे B = होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL साइन थीटा बाई r², ठीक है। तो अब जो डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपको चाहिए, तो म्यू नॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली म्यू नॉट हो जाएगा मेरा B × r², चूंकि 4 पाई का डायमेंशन होगा नहीं, ठीक है। और नीचे हो जाएगा डिवाइडेड बाई करंट × DL, ठीक है, साइन थीटा का भी नहीं होगा। तो अब B का आप निकाल चुके हो तो इसका यूज़ कर लेना, तो क्या हो जाएगा MT-2 A-1, ठीक है। r² मीटर स्क्वायर है तो इसका L² हो जाएगा, और नीचे में करंट है आपका A, तो करंट A हो जाएगा, और DL है लेंथ, तो इसका मीटर हो जाएगा यानी L, तो एक L कट गया, तो फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा M, ठीक है, T-2, और ये एक L बच रहा है तो ML लिखेंगे हम लोग ऐसे, ठीक है। क्या लिखेंगे, ML
T-2 हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो A-2। तो बहुत तरीका है निकालने का, बहुत जल्दी आप निकाल लोगे, कोई सुनिए किसी भी तरीके से आप चलोगे ना आपका काम काफ़ी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बुकलेट पूरा आपको मिल जाएगा, बट आपको तैयारी जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आगे देखो एक होता है रिलेटिव परमेबिलिटी। तो ये क्या होता है, तो किसी मीडियम का अगर हम परमेबिलिटी लेंगे तो वो हमारा होगा रिलेटिव होगा, चूंकि उसको हम वैक्यूम से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव परमेबिलिटी जो होता है वो होता है म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट। चूंकि कोई भी नाम ही है इसका रिलेटिव परमेबिलिटी, यानी आप कंपेयर कर रहे हो कि जो वैक्यूम में होता है परमेबिलिटी उसके कंपेयर में मीडियम में कितना है। तो मीडियम के लिए जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है, ठीक है, उसको हम लोग लेंगे म्यू आर, और ये इक्वल टू क्या होगा, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी डिवाइडेड बाई परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है जी, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पे सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ओके, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बियॉट-सभार्ट्स लॉ। तो यहाँ पे देखो कुछ कंपैरिजन लिखा हुआ है कि बियॉट-सभार्ट्स लॉ में और कूलॉम्ब्स लॉ में क्या सिमिलरिटी है या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा, मजा आएगा, हालांकि आपने पढ़ा हुआ है कूलॉम्ब्स लॉ। ठीक है, तो कूलॉम्ब्स लॉ में भी हम लोग देखते हैं कि उसमें भी क्या होता है, चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे बायोट-सभार्ट्स लॉ में भी करंट के प्रोपोर्शनल है, वहाँ पे डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरह का है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ सिमिलरिटी है और कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, अब चलो हम चलते हैं कुछ एप्लीकेशन पे कि बायोट-सभार्ट्स लॉ का यूज़ करके अब क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर पाएंगे ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो अब ये सब देखो, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हम बायोट-सभार्ट्स लॉ का यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सब कुछ फेमस एप्लीकेशन है जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो आपसे पूछ देगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कैरिंग स्ट्रेट वायर, मतलब कि जो है कोई वायर है, ठीक है, जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। तब आप इसके बारे में आपसे पूछ सकता है कि भाई इस वायर की वजह से, ठीक है, किसी पॉइंट आर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब ये इनफाइनाइट है, अब ये एक तरफ से इनफाइनाइट हो सकता है, दोनों तरफ से इनफाइनाइट हो सकता है, नीचे से भी ऊपर से भी इनफाइनाइट है, तो वही मतलब है। ठीक है, तो हम लोग हर तरह का सिचुएशन देखेंगे कि कैसे कैसे सिचुएशन में क्या क्या वैल्यू आपको मिलने वाला है। यहाँ पे देखो डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो लिया गया है, जैसे आप ये सब देख लेना एक बार। देखो हम लोग इसको इसलिए करते हैं, आप बोलोगे डायरेक्ट फार्मूला बता दीजिए। देखो डायरेक्ट फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखोगे, सिचुएशन चेंज होगा, आप काम नहीं कर पाओगे। तो फार्मूला किस सिचुएशन पे क्रिएट हुआ है वो जानना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप फार्मूला भूल भी जाते हैं ना, तो आप विद इन द सेकेंड इसको कर पाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक्सप्रेशन भी हमारे माइंड में बिल्कुल फिट हो। ठीक है, देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे है, कंसीडर किया गया है एक वायर EF को जिसमें करंट I है इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जिस पॉइंट पे हमको निकालना है वो P है, एट ए फाइनाइट डिस्टेंस कैपिटल R फ्रॉम द वायर, इफ PM इज परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड P ऑन द वायर। ठीक है, अब एक परपेंडिकुलर लिया गया होगा PM जो P पे है, P से निकाला गया है, तो PM का वैल्यू R होगा, ये तो यूजुअल है। ठीक है, द वायर में बी सपोज टू बी फॉर्म्ड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ए स्मॉल करंट एलिमेंट। देखिए बायोट-सभार्ट्स लॉ ने आपको करंट एलिमेंट के लिए ही दिया था नियम। ठीक है, तो अब हम लोग मान लेंगे अगर इनफाइनाइट लंबा तार है तो उसमें क्या है, उसमें करंट एलिमेंट तो होगा ही होगा। ये छोटा सा लेंगे तो करंट एलिमेंट, ये लेंगे तो करंट एलिमेंट, तो हम मान लेंगे इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ करंट एलिमेंट है। ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा, हम एक करंट एलिमेंट की वजह से निकालेंगे, बाकी को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो एक करंट एलिमेंट यहाँ पे CD पहले देखेंगे हम लोग और उसकी वजह से काम करेंगे। ठीक है, तो आइए फिगर देखिए, यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक इनफाइनाइट करंट एलिमेंट है। ठीक है, एक लंबा सा कंडक्टर लिया गया है जो इनफाइनाइट लेंथ का है। ठीक है, इसमें जो CD है आप देख पाओगे, थोड़ा सा इसको जूम करके हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो CD है ना, ये मेरा करंट एलिमेंट है। ठीक है, देख पा रहे हो, इस CD को मैं अलग कर दे रहा हूँ। ये जो मेरा CD है ये क्या है, ये करंट एलिमेंट है। और हम इसको किसी भी जो है मतलब कि आर्बिट्ररी पोजीशन पे लिए हैं, ऐसा नहीं कि बीचों बीच ले लेंगे। बीचों बीच ले लेंगे तो आपको फिर तो वो सिर्फ उसी जगह के लिए स्पेशल हो जाएगा। तो हम लोग इसको आर्बिट्ररी पोजीशन पे लिए हैं कि जिस पोजीशन पे ये क्या है, ये जैसे देखो यहाँ पे ना जो वायर से जो पॉइंट P है, जिस पॉइंट पे हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ये P, तो ये P जो है वायर से R डिस्टेंस पे है, कैपिटल R डिस्टेंस पे। ठीक है,
तो अब हमको इस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। बट हम इसको करेंगे कैसे, इसको हम बायट-सावर्ट्स लॉ से बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री करंट यानी छोटा सा करंट लेंगे, ठीक है। तो छोटा सा करंट वैल्यू हम CD लिए हैं, जो एक आर्बिट्ररी पोजीशन पर रखे हैं, मतलब कहीं भी, जो यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे रखे हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो C से जो P मिलता है वो जो लाइन है वो थीटा एंगल पे झुका हुआ है, ठीक है। क्योंकि लोकेशन है तो कोई ना कोई तो मेजरमेंट होगा। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, ये आपका थीटा एंगल है, ठीक है जी। ये मेरा पॉइंट P है। तो हम लोग देखो अभी जिस पे बात करेंगे ना, बस आप उसको देखना। तो मैं अभी CD पे बात कर रहा हूँ। CD इसमें करंट I है, ये ध्यान दीजिए। इसका हम लोग लेंथ लिए हैं स्मॉल dl, ठीक है, ओके, क्लियर। तो पॉइंट P पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड बाई बायट-सावर्ट्स लॉ, ठीक है। क्या होगा, तो सिंपली बायट-सावर्ट्स लॉ के हिसाब से जो भी P पे जो वैल्यू आएगा ड्यू टू दिस CD करंट, वो क्या आएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये तो रहेगा ही रहेगा। करंट I है dl साइन थीटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा कितना होगा, तो ये जो ये देख लीजिए आप और ये देख लीजिए, ठीक है। ये आपका रेडियस वाला डायरेक्शन है, ओके, मतलब C से लेके P तक का दूरी है। और ये आपका ये, तो हमको ये एंगल चाहिए होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा। सिंपल मैथमेटिक्स, क्योंकि पूरा एंगल पाई होता है, तो ये पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, पाई माइनस थीटा। मतलब थीटा क्या है, साइन के साथ जो एंगल बन रहा है, करंट एलिमेंट का जो एंगल बन रहा है CP के साथ में, वो पाई माइनस थीटा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और नीचे में डिस्टेंस, तो ये C से P तक का डिस्टेंस मान लेते हैं R है, तो ये हो गया R², ठीक है। सेम जो है, जो यहाँ पे वैल्यू मैंने लिखा है IDL साइन पाई माइनस थीटा बाई R², तो आपको एक्जैक्टली देखो यहाँ पे सेम लिखा हुआ है। तो ये लाइन आपको फौरन मिल जाएगा। यानी जो करंट एलिमेंट CD है उसके वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये हो गया, ठीक है। अब देखो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये साइन पाई माइनस थीटा को हटा करके हम लोग क्या कर देंगे, अगले स्टेप में सिर्फ साइन थीटा कर देंगे, ठीक है। मैथमेटिकली इसको साइन थीटा बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम ये देखेंगे कि थीटा और फाई में क्या रिलेशन है। देखो चूंकि ये एंगल आपने थीटा लिया है, तो ये एंगल हमने क्या लिया, ये एंगल हम लोगों ने फाई लिया है, ठीक है। मतलब M से P, ये जो ट्रायंगल है CPM में देखिएगा ट्रायंगल में, तो CPM में ये थीटा है, ये फाई है। तो ये तो हमारा 90 है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री 180 डिग्री होगा। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। यानी थीटा प्लस फाई प्लस 90, ठीक है। ये तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180। तो यहाँ से हमारा जो थीटा प्लस फाई है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरा जो थीटा है वो क्या है, वो है 90 माइनस फाई, ठीक है। तो थीटा के प्लेस में 90 माइनस फाई लिख दीजिए, यानी क्या, यानी पाई बाई 2 माइनस फाई। तो बहुत सिंपल चीज़ है ये। मैथमेटिकली जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि थीटा क्या होगा, 90 माइनस फाई होगा। तो यहाँ पे देखो थीटा के प्लेस में क्या कर दिया गया, 90 माइनस फाई का यूज़ कर लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 90 माइनस फाई। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे अगले ही स्टेप में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, IDL साइन 90 माइनस फाई यानी आपका कॉस फाई डिवाइडेड बाई R², ठीक है। अब देखो यहाँ से अब हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि अगर आप इसी ट्रायंगल को देखोगे वापस ना, इसी ट्रायंगल को आप देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, ये जो मेरा ट्रायंगल है CPM, इसमें क्या होगा, इसमें अगर मैं कॉस फाई लिखूं, ठीक है, तो फाई कहाँ पे है, फाई है देखो यहाँ पे। तो कॉस फाई क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये होगा बेस बाई हाइपोटेनियस, ठीक है, यानी कैपिटल R बाई स्मॉल r, ठीक है। क्योंकि हाइपोटेनियस CP का वैल्यू क्या है, R है, स्मॉल r। तो यहाँ से मैं स्मॉल r को लिख सकता हूँ कैपिटल R बाई कॉस फाई, ठीक है जी। तो अब कुछ करना नहीं है, स्मॉल r के जगह पे आप इसको डाल दीजिए। तो जैसे इसको आप डालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो पूरा ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग कैसे थोड़ा सा सेट किए हैं, बढ़िया से देख लीजिएगा ना। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, DL को भी हटाएंगे, ठीक है, सिर्फ I बाई R को मैं अलग कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, I बाई R इसको अलग कर दे रहा हूँ, और इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ DL cos फाई बाई R को, ठीक है। क्यों अलग किया मैंने, तो देखो DL cos फाई बाई R ये आपका D फाई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ DL
कॉस फाई बाई आर, ये आपका क्या हो जाएगा डी फाई। ठीक है, समझा देता हूँ मैं, कोई सुनिए देखिएगा कैसे समझेंगे इसको। तो इसको देखो यहाँ समझ लो, इसको मैं थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये देखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा आपको। जैसे मैं यहाँ से एक लाइन मिला देता हूँ, ये ठीक है, ये वाला। तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो बीच वाला जो सेक्शन है उसको देखिएगा। क्योंकि ये एंगल मेरा क्या है, ये एंगल मेरा फाई था। ठीक है, तो ये मेरा एलिमेंट्री एंगल है डी फाई। ये क्या है जी, ये है मेरा डी फाई, डी फाई, ये डी फाई है, ये छोटा वाला एंगल। ठीक है, तो देखो ये डी फाई है, और सामने देखो, सामने ये है आपका सी से लेकर डी तक आपका डीएल है। यहाँ पे हम एक डाल देते हैं परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आर्क। ठीक है, तो क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं कि एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस होता है। एंगल बराबर क्या होता है, आर्क, यानी ये अगर मान लीजिए एन है तो ये आपका हो गया सी एन बाई आर। ठीक है, ये चूंकि मेरा आर है, सी से लेके पी तक क्या है, आर है, तो ये भी आर ही होगा, जो कि ये काफ़ी कह सकते हैं कि बिल्कुल छोटा एलिमेंट्री एंगल है डी फाई। ठीक है, तो एंगल बराबर होता है आर्क बाई रेडियस, यानी सी एन बाई आर हो गया। अब तो ये सी एन क्या है, तो सी एन देखोगे ना, तो देखो ये फाई है, ध्यान दीजिएगा ना, ये आपका फाई है, ये थीटा है, ये मेरा 90 हो गया। ठीक है, ये भी 90। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ये जो एंगल है ये आपका हो गया 90 माइनस थीटा। क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये छोटा वाला। ठीक है, अब ये 90 माइनस थीटा हो गया। 90 माइनस थीटा को क्या बोलेंगे, फाई बोलेंगे, क्योंकि 90 माइनस थीटा क्या है, फाई है, यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो यानी ये आपका है डी एल, ये है एंगल आपका फाई। तो सी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सी एन का वैल्यू हो जाएगा सिंपली डी एल कॉस फाई। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, सी एन का वैल्यू डाल देंगे तो क्या हो गया, तो डी फाई बराबर आ जा रहा है डी एल कॉस फाई बाई आर। तो इसलिए मैंने बोला कि डी एल कॉस फाई बाई आर को अलग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका डी फाई। तो बन गया ये। ठीक है, बाकी रहा ये आर, तो इस आर के प्लेस में हम लोग ये वैल्यू डाल देंगे, कैपिटल आर बाई कॉस फाई। तो अब आपका जो वैल्यू आ जाएगा सीमेंट करके, वो आपका देखो ये आ जा रहा है नीचे में, नीचे में आपको दिया हुआ है यहाँ पे देखो ये वैल्यू हमारा आ जा रहा है। ठीक है, सब कुछ वही रहेगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। ठीक है, अब चूंकि ये कॉस फाई आपका ऊपर चला जाएगा, तो कॉस फाई और साथ में डी फाई बन गया बाई आर। ठीक है, एकदम अच्छे से समझिए, कोई इशू नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे आराम से। मतलब हमारा जो बी का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से म्यू नॉट आई आएगा। ठीक है, बाई 4 पाई आएगा। ठीक है जी, चलो नीचे ये जो आर है, इस आर का वैल्यू ये रख दीजिए, तो ये हो गया आपका आर बाई कॉस फाई। ठीक है, चलो, और ये जो था ये पूरा आपका बन गया डी फाई। ओके, ये पूरा मेरा डी फाई बन गया। अब कॉस फाई के ऊपर ले जाइए तो आपका देखो सिंपली जो वैल्यू आएगा, यही मेन वैल्यू होता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। ठीक है, ऊपर में हो जाएगा कॉस फाई डी फाई, बस यही कॉस फाई डी फाई का इंटीग्रेशन हम करेंगे। ठीक है, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर कॉस फाई डी फाई। तो ये हमारा एलिमेंट्री लेंथ की वजह से जो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू था वो निकल गया है, ये चूंकि डीबी है। ठीक है, तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करके हम पूरा बी निकाल सकते हैं। सो हम इंटीग्रेट करेंगे, और कैसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मैं ये केस लेकर के इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, कौन सा केस, देखिए ये केस लेकर के, मतलब मैं सपोज करता हूँ कि मेरा जो पूरा वायर है वो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है, बल्कि क्या है, फाइनाइट लेंथ का है। ये एफ से लेकर के एम तक है। ठीक है, और जो एम से लेकर पॉइंट पी का डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, और एफ जो पी के साथ एंगल बनाता है वो अल्फा है, ये अल्फा लिखा हुआ है। अब नीचे वाला जो छोर है वो जो एंगल बनाता है वो है बीटा। तो अगर ऐसा है तो चूंकि हम एक एलिमेंट्री लेंथ सी डी की वजह से हम निकाल चुके हैं, तो हम इस सी डी को इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ, तो नीचे से स्टार्ट करेंगे ऊपर तक। ठीक है, तो नीचे चूंकि ये मेरा अब रेफरेंस लाइन हो गया एम पी। ठीक है, चूंकि एम पी हमारा डिस्टेंस है, तो उससे जो नीचे एंगल होगा उसको हम लेंगे माइनस बीटा, और जो ऊपर का एंगल होगा वो प्लस अल्फा। तो यानी सी डी जो कि थीटा एंगल बना रहा था, सॉरी फाई एंगल बना रहा था ना, माफ कीजिएगा, फाई एंगल, क्योंकि हमें दिख रहा है फाई एंगल बना रहा है। तो सी डी जो कि फाई एंगल बना रहा था, इस फाई को यानी इस डी फाई को, जो एलिमेंट्री डी फाई था बीच में, इसको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, तो फाई को इंटीग्रेट करना है माइनस बीटा से प्लस अल्फा। ये खुद ब खुद ई से लेके एफ तक का पूरा आपको मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। ठीक है, तो कुछ नहीं किया गया, इसी को देखियो म्यू नॉट बाई 4 पाई आर को हम बाहर निकाल लिए जो कांस्टेंट है, और बाकी कॉस फाई डी फाई को हम इंटीग्रेट कर दिए माइनस बीटा से अल्फा। कॉस का इंटीग्रेशन सिंपली साइन होता है, साइन फाई। सब याद रखना है, जो मैथ नहीं जानते हो वही सब याद रखना कि कॉस का इंटीग्रेशन है ना, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। ठीक है,
तो कॉस ये इंटीग्रेशन का साइन है। इंटीग्रेशन का मतलब है कि हम अब पूरे को क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइटली सम कर दे रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली सम कर दे रहे हैं, तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो कंटिन्यूस सम है, चूंकि यहाँ पे ये जो वायर है वो इनफाइनाइट लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट इस तरह का कह सकते हो कि एलिमेंट्री लेंथ की वजह से बना हुआ है। जैसा एक सीडी लिए हैं, इस तरह का कई सीडी से ये बना हुआ है, ठीक है। तो हम सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो cos फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई हो गया। अब हम फाई का वैल्यू पहले ऊपर का रखेंगे अपर लिमिट अल्फा और फिर नीचे का लोअर लिमिट माइनस बीटा, ठीक है। तो म्यू नॉट आई बाई 4πr मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और मैथ बिल्कुल नहीं जानते तो उनको समझना है यहाँ पे, ठीक है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे देखो cos फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई हो गया और जो लोअर लिमिट था माइनस बीटा से अल्फा उसको हम ऐसे लिखते हैं माइनस बीटा फिर पर अल्फा, ठीक है। तो हम पहले ऊपर का वैल्यू डालते हैं, अल्फा डालेंगे पहले तो साइन अल्फा आ जाएगा, फिर डालेंगे फिर बीच में माइनस होगा, ठीक है। याद रखिए कोई भी मान लो लिमिट डालना है तो ऐसे डाल दे, जैसे मान लो एक्स है, इसमें आपको लिमिट डालना है क्या ए से बी, तो पहले ऊपर का डालते हैं तो बी, फिर बीच में लेते हैं माइनस, फिर नीचे का डालते हैं ए, ठीक है। तो तरीका वही है। तो यहाँ पे आपको फाई की जगह पे डालना है, तो पहले ऊपर का डालेंगे तो साइन अल्फा, फिर बीच में माइनस और फिर नीचे का डालेंगे तो साइन माइनस बीटा, ठीक है। ये क्लियर है। अब देखिए साइन जो माइनस बीटा होता है वो क्या होता है, वो माइनस साइन बीटा होता है। ये माइनस बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो माइनस बाहर निकल जाएगा तो फाइनली जो वैल्यू आ रहा है वो ये आ रहा है। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इससे क्वेश्चन तो आता ही रहता है एग्जाम में, याद कर लीजिए म्यू नॉट बाई 4πr, ठीक है। अंदर में क्या है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, याद कर लीजिए एकदम, ठीक है, बहुत अच्छे से। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये जो वैल्यू हमको मिला है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये किसकी वजह से मिला है, तो वो फिगर भी रट करके रखो, ठीक है। ये फिगर ये फिगर को ध्यान से रखो, ठीक है। इसकी वजह से मिला है, देखो ये वाला, ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन में मतलब कि अगर हम ऐसा वायर लिए हैं जो एक एंड से अल्फा एंगल पे झुका हुआ है, दूसरे एंड से बीटा पे, तो इस वायर में अगर करंट आई है, ठीक है, अगर करंट आई है तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर ये आई एक फाइनाइट लेंथ का हो गया, ठीक है। अब लेंथ कितना है वो आप निकाल सकते हो, इसी से पता चल जाएगा कि एक तरफ से अल्फा झुका हुआ है, एक तरफ से बीटा झुका हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी ऐसा सिचुएशन में करंट आई है, ये कंडक्टर फाइनाइट लेंथ का है, याद रखिए कंडक्टर क्या है, कंडक्टर आपका फाइनाइट है यहाँ पे, ठीक है। अब बोलेंगे सर आप इनफाइनाइट पे थे, आप फाइनाइट पे आ गए, भाई इनफाइनाइट पे भी जा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, अभी पहले ये सिचुएशन को डील कर लीजिए। तो अगर आपका वायर फाइनाइट लेंथ का है, उसमें करंट आई है, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन है यहाँ से, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो याद कर लीजिए, रट जाइए, म्यू नॉट आई बाई 4πr साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये होगा, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़, हाँ, म्यू नॉट आई बाई 4πr साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अल्फा बीटा को गिवन रहेगा, बस पुट करना है और काम आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन निकालने का तरीका आपको बताया गया है, दो तरीका। तो आसान सा तरीका लगाइए, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। अपना दाया हाथ लीजिए और करंट की तरफ अंगूठा कीजिए, तो करंट की तरफ अंगूठा कीजिए, दाया हाथ को फैला दीजिए, देखो फैला दिए, ठीक है। ये मेरा राइट हैंड है, क्योंकि थोड़ा बताने में दिक्कत हो रहा है हमको, चूंकि लैपटॉप है, आप इसको अच्छे समझो। ये देखो ऐसे फैला दिए, अंगूठा एकदम सीधा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है करंट। तो अब जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो क्या होगा, देखो डाल दिया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डालने से जो सिचुएशन आ रहा है वही आ रहा है कि मेरा पेन को आप देखो, जो हम ब्लैक पेन आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आपका जो पॉइंट है ना, ये अंदर जा रहा है, लैपटॉप के अंदर घुस जाएगा ये लग रहा है, ठीक है। यानी ये प्लेन के अंदर जा रहा है, इनटू द प्लेन जा रहा है, ठीक है। आप खुद से रख करके देखो, ऐसे रखोगे, यहाँ पे डालो परपेंडिकुलर, तो आप बिल्कुल सीधा में आ जाओ लैपटॉप का, तो आपको देखोगे कि क्या हो रहा है जी, बिल्कुल अंदर जा रहा है, दिख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, वैल्यू तो यही रहेगा, लेकिन बी पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्रॉस, ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, स्क्रीन के अंदर जा रहा है, इसको हम दिखा नहीं सकते, इसलिए अंदर का चिन्ह क्रॉस, अंदर जा रहा है, अंदर की तरफ, ठीक है। क्लियर है, अच्छा चलो यहाँ तक क्लियर आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इसका स्पेशल केस। अब वो आ जाओ इनफाइनाइट वाला, आप बहुत परेशान हो रहे थे कि इनफाइनाइट केस में क्या करेंगे। देखिए अब कुछ करना ही नहीं है, अब तो आपका काम होने लगा ना। अब मान लो अगर ये इनफाइनाइट ही लेंथ का है, जैसे मान लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये सीधा स्लिप कर रहा है, चलो ठीक,
ये हो गया, ऊपर भी इनफाइनाइट है नीचे भी इनफाइनाइट है, मान लेते हैं यही नेक्स्ट सिचुएशन है। तो अब कुछ नहीं, अगर इनफाइनाइट लेंथ का है तो जाहिर सी बात है कि अब पॉइंट पी पर जो आर डिस्टेंस पे है उस पर कितना एंगल बनेगा, तो भाई इनफाइनाइट हो गया। तो देखो ये कुछ ये रहता तो हम बोलते कि बन रहा है 30 डिग्री, ये रहता तो हम बोलते बन रहा है 45 डिग्री, ये रहता तो हम बोलते बन रहा है 60 डिग्री, लेकिन ये तो इनफाइनाइट है, यानी ऊपर की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, बहुत लंबा वायर है, तो 30 नहीं, 45 नहीं, 60 नहीं, बढ़ते 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 मैक्सिमम क्या हो जाएगा ये, तो ये पहुंच जाएगा 90 के अप्रोक्स में, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। मतलब हम यहाँ से हम खड़ा को देखेंगे तो हम सीधा देखना पड़ेगा आसमान की तरफ। ठीक है, तो एंगल क्या हो जाएगा, तो एंगल ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ऊपर भी 90 डिग्री, नीचे भी, चूंकि नीचे भी आपका इनफाइनाइट है। तो अब कुछ नहीं करना है, आप अल्फा भी 90 रख देना, बीटा भी 90 रख देना। अभी तुरंत हम पढ़े हैं फॉर्मूला, तो हमको झट सा इस इनफाइनाइट की वजह से निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो जाएगा μ0I/4πr साइन 90। साइन 90 कितना होता है 1, फिर से साइन 90 भी 1। ठीक है, 1 1 2 2 से ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा फाइनली μ0I/2πr। तो ये एक अलग सा रिजल्ट है, लेकिन कितना रिजल्ट याद रखोगे, मत याद रखो, सिर्फ इसको याद रखो और बिंदास आपको सब याद रहेगा। ठीक है, कि फाइनाइट लेंथ है, अगर अल्फा बीटा से झुका हुआ है तो ये फॉर्मूला, अब अल्फा 90 बीटा 90 तो दोनों तरफ इन्फिनिटी हो गया, तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या होगा, तो करंट चूंकि आपका इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है तो यानी इनटू द प्लेन। ठीक है, अच्छा अगर करंट अगर उल्टा जाता तो, मान लो करंट उल्टा रहता, तो अब आप सब कर सकते हो बिंदास तरीके से। ठीक है, मान लीजिए मेरा करंट क्या होता, इसमें ऐसे होता उल्टा, तो अगर ऐसे हुआ था तो पॉइंट पी पर इसका उल्टा हो जाता है अप टू द प्लेन। ठीक है, आप देखोगे करके, आप जैसे ऐसे रखोगे ना, जैसे आप ऐसे देखो, ये दाएं हाथ का इस्तेमाल करें, नीचे कर दिए करंट को, तो देखो अब ये जो पेन है ना वो बाहर की तरफ लगेगा, यानी बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा इनटू द प्लेन का क्या हो जाएगा, अप टू द प्लेन। ठीक है, ये हो गया। और एक सिचुएशन है, तो यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है कि अगर ये पूरा इनफाइनाइट लेंथ का है तो दोनों केस में वो 90 हो जाएगा, तो वैल्यू आपको ये मिलेगा जो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। ठीक है, और इस केस में अगर ऊपर की तरफ अगर डायरेक्शन है ऐसा, तो पी पर आपको क्रॉस मिलेगा, अगर ये डायरेक्शन है तो आपको पी पर अप टू द प्लेन मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा यहाँ पे केस हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर पॉइंट पी क्या है, वन एंड जो है आपका वो इनफाइनाइट है। ठीक है, इफ पॉइंट पी इज नियर वन एंड ऑफ द करेंट, मतलब ये बोल रहा है कि अगर जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट पी है वो क्या हो, वो एक एंड की तरफ हो। मतलब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है, बोल रहा है कि मान लो वायर आपका तो है इनफाइनाइट लेंथ का ये, लेकिन जो पॉइंट पी है ना वो क्या है, वो एक एंड की तरफ है, यानी क्या, यानी नीचे की तरफ वायर नहीं है, यानी नीचे की तरफ वायर नहीं, तो नीचे से जो एंगल बनेगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वायर ही नहीं है। और ऊपर चूंकि इन्फिनिटी है तो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, वो 90 होगा। तो अल्फा 90 लेंगे और बीटा नीचे वाला 0 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पुट करोगे तो साइन 91 हो जाएगा। ठीक है, और बीटा 0, तो साइन 0 आपका 0 होता है, तो सिर्फ आपको क्या बचेगा, μ0I/4πr। तो आप देख सकते हैं, पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, μ0I/4πr साइन 90 साइन 0, साइन 0 0 होता है, तो वैल्यू आपको ये मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे भी डायरेक्शन उसी तरीके से होगा, यानी क्या, यानी अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम यहाँ पे लेंगे इनटू द प्लेन। ठीक है, और अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो क्या लेंगे, अप टू द प्लेन। ठीक है, तो देखो जब क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा, बट वेरी इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला और सिचुएशन और कैसे फाइंड करते हैं सब समझ के रखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। और पूरा देखो ये मेरा जो कोर्स दिया है ना, उसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, तो उसके लिए आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप में काफ़ी अच्छे प्राइस में जो है एप्लीकेशन पे कोर्स लगे हुए हैं, PDF मिलता है आपको, अच्छी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, मेरे से टच में रह सकते हो, बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी अच्छा फीडबैक है। डेफिनेटली आप ऐप पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।